हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस पढ़ेंगे और ये जो चैप्टर होगा वो 3 और 4 होगा। जैसे हिस्ट्री से लेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और 4 को आज के इस वीडियो में शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ेंगे और NCERT से लिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल हो सके तो आप लोग अपनी कॉपी में इसे नोट्स के रूप में लिखकर जो है तैयार कर सकते हैं। तो 3 और 4 दोनों को ही पूरा करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में होगा और जो इन्फॉर्मेटिव होगा, जो इम्पॉर्टेंट होंगे उन्हीं को हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है वो है भोजन संग्राहक से उत्पादक तक, कि उस समय में लोग किस तरह से भोजन को इकट्ठा करते थे, क्या चीज़ उपजाना शुरू किया, कौन कौन सी फसलें थी जिसे इन्होंने उपजाना शुरू किया, बसने किस प्रकार से लगे, एक जगह टिक कर रहने लग गए, बसने की प्रक्रिया किस प्रकार से शुरू हुई। तो इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली जो हेडिंग है हम पढ़ेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो सबसे पहले जो पशुपालन की शुरुआत हुई, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वो कुत्ते का ही क्या था, पूर्वज था। इसमें और क्या बात थी कि जो जानवर झुंड में रहने वाले होते थे और जो ज़्यादातर क्या खाते थे, घास खाते थे, मतलब घास ही खाने वाले जानवर होते थे अधिकतर, वो उसे क्या किया जाता था, पालतू बनाए जाने लग गया था, क्योंकि उनको आसानी से जो है पाला जा सकता था, क्योंकि वो घास वास खाते थे तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। तो इन जानवरों में से कौन कौन से जानवर थे, वो थे बकरी, गाय और सूअर आदि। इन सब जानवरों को उन्होंने पालना शुरू किया। इन्होंने जो मतलब बसने की जो प्रक्रिया थी इनकी, वो कैसे शुरू हुई कि वो एक जगह पर टिक कर रहने लगे, पौधे उगाने लगे, यानी फसल उपजाने लगे। कुछ कुछ मतलब जैसे जौ का हो गया, गेहूं का हो गया, इस तरह की फसल इन्होंने उगाना शुरू कर दिया एक जगह पर रहने के कारण, क्योंकि इनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने खेती करना मतलब एक तरह से शुरू किया, मतलब छोटे समूह में पहले जौ गेहूँ ये छोटे से ज़मीन में उगाना शुरू किया और इस तरह से धीरे धीरे ये लोग वहाँ पर टिक कर रहने लगे। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, बसने की प्रक्रिया। और साथ में जानवरों की देखभाल भी करने लग गए, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में और जानवरों को ले जाना मतलब काफ़ी कठिन होता था। तो ये लोग धीरे धीरे क्या हुए, बसने लग गए। तो इस तरह से इनकी बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बसने की प्रक्रिया कहा जा रहा है कि करीब 12,000 साल पहले ही शुरू हुई थी। सबसे पहले जो कृषि के लिए फसल उगाई गई वो कौन सी थी, वो गेहूँ और जौ। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो पुरास्थल है, वो पुरातत्वविदों द्वारा जो चीज़ें प्राप्त हुई है, वो कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है और किस जगह से प्राप्त हुई है, वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है गेहूँ, जौ, और जानवरों में है भेड़, बकरी या मवेशी, जानवर को ही कहते हैं। तो ये कहाँ से मिला इनको, मेहरगढ़ से मिला। मेहरगढ़ कहाँ है, आधुनिक पाकिस्तान में है। साथ ही जो चावल और जानवरों की जो हड्डियाँ थी वो कोल डिहवा से मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ जो नेक्स्ट है वो ये दिया गया है कि चावल और मवेशी ये और मिट्टी पर खुरों के निशान, जो जानवर के खुरों के निशान होते हैं, वो कहाँ से मिला है, तो ये भी कहाँ से मिला है उनको, उत्तर प्रदेश से मिला है। और इसके साथ गेहूं और दलहन, ये गुफ क्रॉल आधुनिक कश्मीर से मिला। गेहूं, दलहन और कुत्ते के अवशेष, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी। मवेशी आप यहाँ पर बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मवेशी वही जानवर ही होता है। तो ये यहाँ पर क्या है, बुर्ज होम में, जिसे हम अभी ये कहाँ पर स्थित है, आधुनिक कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ से बुर्ज होम से इन्हें क्या क्या चीज़ें मिली, गेहूं का अवशेष मिला, दलहन, उसके बाद कुत्ते के अवशेष मिले, उसके बाद भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि, इन सब की क्या मिली, हड्डियाँ मिली। और गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, इन सब का जो अवशेष है वो चिरौंद से मिला, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके साथ ज्वार, बाजरा और ये आपका जो जानवरों के अवशेष हैं वो हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश से भी इनको प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, ये सब जितने भी हैं ये कहाँ से मिले हैं, आधुनिक आंध्र प्रदेश से ये सब चीज़ें मिली हैं। तो आप इसको बस एक बार मतलब हल्का सा रीडिंग कर लीजिएगा।
इसके बाद हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि बुर्ज होम कहाँ है, वर्तमान कश्मीर में है। तो और बुर्ज होम की विशेषता क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो बुर्ज होम के लोग कैसे रहते थे, नीचे घर बनाते थे, जैसे गड्ढे में घर बना के रहते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें और क्या विशेषता की थी कि इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी क्या होती थी, बनाई जाती थी। पुरातत्वविद को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर क्या आग जलाने की जगह मिली, मतलब आग से लोग अवगत थे, आग के बारे में उनको जानकारी थी, इससे ये पता चलता है। इसके बाद मेहरगढ़ में पढ़ेंगे, मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी कहाँ है, आधुनिक पाकिस्तान में है। और यह ईरान जाने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है बोलन दर्रे, ये इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। ये कैसा जगह था, एक हरा भरा समतल स्थान था। मेहरगढ़ की बात हो रही है यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर क्या हुआ कि इस इलाके में सबसे पहले स्त्री और पुरुष ने कौन सी फसल उगाना शुरू किया था, जौ और गेहूँ, और भेड़ और बकरी को पालना सीखा। और उसके बाद आते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है कहाँ है, वो भी मेहरगढ़ पाकिस्तान की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें सबसे पहले उगाना शुरू हुआ, गेहूँ और जौ। इसके साथ ही यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास, ये हमने पढ़ लिया है कि ये कहाँ पे पड़ता है, बोलन दर्रे के पास पड़ता है। इसके साथ जो मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था वो कहा जा रहा है कि 8000 साल पहले हुआ था। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। कैसे अवशेष मिले हैं, कैसे घर थे मेहरगढ़ में, चौकोर तथा आयताकार घर होते थे, उनके क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिसमें से कुछ क्या होता था, भंडारण के लिए, मतलब फसलों के भंडारण के लिए कुछ घरों को रखा जाता था, कुछ कमरे बनाए जाते थे जहाँ पर भंडारण किया जाता था फसलों का। इसके साथ ही जो लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, जैसे भोजन के सामान हो गए, कपड़े हो गए, किसी जानवर को भी उनके साथ दफना दिया जाता था। तो मेहरगढ़ में जो ऐसी कई कब्रें मिली, जिसमें एक कब्र में मृतक के साथ क्या मिला, बकरी भी मिला। तो कुत्ते भी दफनाए जाते थे, इस तरह से बकरी का यहाँ पर इनको अवशेष मिला। अब दावजली हेडिंग क्या होता है, तो यहाँ पर जो है ये पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी है। क्या है, ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी है। और कौन से रास्ते में पड़ता है ये, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में। इसके बाद यहाँ पर खरल और मूसल की बात हुई है। तो खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोग यहाँ भोजन के लिए अनाज उगाते थे, उसमें कूटते थे अनाजों को, तो इसीलिए खरल और मूसल का उपयोग होता था उस समय में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जेडाइट पत्थर भी मिला है, संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। तो यह पत्थर कहाँ पे पाया जाता है, चीन में। तो इसीलिए यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पत्थर संभवतः जो है चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठास्म, यानी जो अति प्राचीन लकड़ी होती है, जो सख्त होकर पत्थर की तरफ ठोस बन जाती है, उसी को हम कहते हैं काष्ठास्म, के औजार और बर्तन भी मिले हैं। उसके क्या बनाए जाते थे, औजार भी बनाए जाते थे और बर्तन भी बनाए जाते थे, इसके अवशेष मिले हैं। इसके साथ जो यहाँ पर मूसल, ओखली और मूसल की बात हुई है, तो इनका जो प्रयोग है वो आज के समय में भी आप मतलब आज से हज़ारों साल पहले भी, मतलब कुछ समय पहले भी ये पीसने के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे आप लोगों ने गांव में देखा होगा कभी, तो खरल और मूसल का उपयोग किया जाता था। चाताल युग तुर्की की बात हुई है इस चैप्टर में। तो इसके बारे में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यह नवपाषाण काल का सबसे प्रमुख स्थल है, जहाँ सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ मिली है। तो ये यहाँ पर से महत्वपूर्ण बात थी। अब देखिए चैप्टर 4 को हम पढ़ते हैं। चैप्टर 4 में क्या दिया गया है, आरंभिक नगर सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। अब हम इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो नगर है, वो इस नगर के बारे में जो जानकारी मिली है वो कहाँ कहाँ से मिली है, ये नगर कहाँ कहाँ बसे हुए थे, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस किस क्षेत्र में बसे थे, उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब से इनका अवशेष मिला, सिंध प्रांतों से मिला, और भारत के जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत है वहाँ से इसके कुछ अवशेष मिले हैं कि इन सब जगहों पर क्या था, हड़प्पा सभ्यता के लोग बसते थे।
इन शहरों का कहा जा रहा है कि इन शहरों का जो निर्माण हुआ था वो 4700 वर्ष पूर्व या 2700 ईसा पूर्व हुआ था, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके साथ जो इसमें महत्वपूर्ण बात थी है कि लगभग 150 वर्ष पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय इंजीनियरों को अचानक से हड़प्पा सभ्यता मिली। तो यहाँ पर जब वो इंजीनियर सब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो बगल से ईंटों का एक कहते ना एक खंडहर मिला इनको, तो वहाँ से ये ईंटें वहाँ से उठा उठा कर लाते थे। तो ऐसे ही करते करते इनको यहाँ पर क्या मिला, हड़प्पा सभ्यता जैसी मतलब इमारतें, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद 80 साल बाद क्या हुआ कि पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, इस स्थल की खोज की। इसके साथ ही इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिले उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, ये हमने पढ़ा था। साथ ही हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे मतलब विकसित हुई थी, तो रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसके साथ जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं थी, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि यहाँ पर जो नगर होते थे वो दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित होते थे, और जो पश्चिमी भाग होता था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। जो पश्चिमी का भाग होता था वो ऊंचाई पर बना होता था लेकिन छोटा था, जबकि पूर्वी हिस्से में जो नगर बने होते थे वो निचले इलाके में होते थे और ऊंचाई वाले भाग की निचले इलाके में होते थे, तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता था, निचला नगर कहा जाता था। पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा पश्चिमी भाग को, और पूर्वी भाग को इन्होंने क्या कहा, निचला नगर। यानी जो नगर दुर्ग है वो पश्चिमी भाग जो छोटा लेकिन ऊंचाई पर था उसे नगर दुर्ग कहा गया, और निचला नगर जो था जो पूर्वी हिस्सा में था उसको निचला नगर कहा गया। इसके साथ जो दोनों हिस्सों की जो दीवारें होती थी, चहर दीवारियाँ होती थी, वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। और नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी बनाई गई, जैसे मोहनजोदड़ो में महास्नानागार, जिसका विशिष्ट नागरिकों के लिए विशिष्ट अवसरों पर जैसे शादी ब्याह इस तरह के अवसरों पर उस महास्नानागार का उपयोग किया जाता था। अब महास्नानागार की विशेषता क्या थी कि इसमें पानी को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। उसमें जहाँ से पानी रिसाव होता था एक तालाब की तरह बनाया जाता था, और उसमें पानी से जहाँ पे पानी को रिसाव किया जाता था वहाँ पर क्या क्या कर दिया जाता था, उस पानी को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ा दी जाती थी, जिससे पानी रिसता नहीं था अंदर। इसके साथ ही इसमें क्या हुआ, इसमें उतरने के लिए दो तरफ से क्या बनाई गई थी, सीढ़ियाँ बनाई गई थी, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ये स्नानागार की विशेषता थी। और कालीबंगन और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। तो अग्निकुंड का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा और लोथल से, जहाँ पर यहाँ पर ये मतलब संभवतः कहा जा रहा है कि यज्ञ किए जाते होंगे, इसलिए वहाँ से क्या मिले हैं, अग्निकुंड, कर्मकांड किए जाते होंगे यज्ञ इत्यादि का, तो इसलिए वहाँ से अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। इस तरह से यहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें मिली हैं, भंडार गृह मिले हैं, स्नानागार मिले हैं, और अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। अब इस नगर की विशेषताओं में से अब समझते हैं कि यहाँ के भवन, नाले और सड़कें कैसी होती थी। तो घर जो होता था वो आमतौर पर कैसे होते थे, 1 या 2 मंजिल के होते थे, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था थी उस समय में। घर के आंगन के चारों तरफ कैसे कमरे बनाए जाते थे, घर के आंगन के चारों ओर क्या होता था, कमरे बनाए जाते थे। आंगन मतलब आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे। और अधिकांश घरों में एक स्नान घर होता था, और कुछ घरों में क्या होता था, कुएं भी होते थे। तो अधिकांश घर में तो स्नान घर बनाया जाता था, लेकिन कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इसके साथ जो कई नगरों में क्या होता था कि नाले जो थे वो ढके हुए होते थे, और जिनसे घरों के नाली को जोड़ा जाता था, और जगह जगह पर क्या बनाए जाते थे, मेन होल बनाए जाते थे। तो ये उनकी विशेषता थी, सड़कों की विशेषता। नगरीय जीवन कैसा था, तो नगरीय जीवन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यहाँ के शासक हुआ करते होंगे वो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे, क्योंकि
जो घर यहाँ की इमारतें हैं वो काफ़ी अच्छी मिली हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि शासक जो थे तो काफ़ी व्यस्त होते थे और इमारतें बनाने की योजना में ज़्यादा समय तक जुटे रहते थे। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे और जो मुहरों पर लिखते थे। तो उस समय में लिपिक भी होते थे और जो मुहर पर क्या करते थे, लिखते थे। इसके अलावा क्योंकि मुहर जो मिला है उस पर लिपिक मतलब उस पर कुछ लिखा गया है, इससे पता चलता है। इसके अलावा इन नगरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें भी बनाते होंगे, ऐसा यहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है। नगर और नए शिल्प क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर क्या थे, पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाए जाते थे। तो नगर और नए यहाँ की जो शिल्प होती थी, जो कलाकारी बनाई जाती थी, वहाँ पर डिजाइन होते थे, उसमें किस तरह की चीज़ें मिली, तो वहाँ पर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई चीज़ें उनको वहाँ से प्राप्त हुई। तांबे और कांसे से और क्या चीज़ें बनाई जाती थी, गहने बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे और औजार भी बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने बर्तन बनाए जाते थे। और सबसे जो आकर्षक वस्तु यहाँ पर मिली वो मनके और बाट और फलक मिली है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पत्थर की मुहरें बनाते थे। कैसे मुहरें बनाते थे, पत्थर की मुहरें बनाते थे। और इन आयताकार मुहरें, मतलब मुहरें कैसे होती थी, आयताकार रूप में होती थी। और सामान्यतः इस पर चित्र किसका होता था, जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो लाल मिट्टी के धूसर रंग के बर्तन बनाते थे। वो आपने एनसीईआरटी क्लास की बुक में देखी होगी, हिस्ट्री की बुक में, कि खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और कहा जा रहा है कि संभवतः जो 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती भी होती थी, क्योंकि वहाँ से कपड़े के अवशेष मिले हैं। इसीलिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो कपास की खेती का अवशेष कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से। तो मोहनजोदड़ो में जो कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। तो यहाँ से इनको पता चला कि यहाँ पर कपास की खेती होती थी। इसके साथ जो पकी हुई मिट्टी होती थी और फ्रेयंस होते थे, उनसे तकलियाँ और सूत कताई का संकेत देती है। तो इनसे क्या बनाई जाती थी, तकलियाँ बनाई जाती थी, जिससे क्या होता था, सूत कताई का जो है संकेत यहाँ पर मिलता है कि इन सब चीज़ों का प्रयोग होता था। अब फ्रेयंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं कि यह क्या होता है, एक कृत्रिम जो आर्टिफिशियल होता है ना, उसमें बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर बनाया जाता है। तो कृत्रिम रूप से कैसे बनाया जाता है, इसको बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को, और उसको क्या करते हैं, गोंद में मिला देते हैं, फिर उससे बनता था। और फ्रेंच से क्या बनाए जाते थे, मनके बनाई जाती थी, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, बाले जो जिसे आप मतलब कंगन की तरह बाले बनाए जाते थे, और छोटे बर्तन भी इससे बनाए जाते थे। तो ये फ्रेंच के प्रयोग थे। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि फ्रेंच कैसे बनाए जाते थे। इसके साथ हड़प्पा सभ्यता में आयात किन किन चीज़ों का होता था, तो देखिए तांबे का जो आयात है वो राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से होता था। टीन का जो आयात है वो आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से होता था। सोना का जो आयात है वो, सोना तो हमारे देश मतलब कर्नाटक से ही प्राप्त हो जाता था, तो यहाँ से। इसके बाद बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से जो है आयात किए जाते थे। भोजन के बारे में बताया जा रहा है कि भोजन इनका किस प्रकार का होता था। तो भोजन के लिए ये क्या करते थे, भोजन के ये अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, तिल, धान, दालें, मटर और सरसों उगाते थे। हड़प्पा काल के जो हल, ये तो भोजन के लिए हो गया। हड़प्पा काल के जो हल थे वो तो बच नहीं पाए, क्योंकि वो प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। यानी जो फसल उपजाने के लिए इन खेतों में हल का प्रयोग होता है, उनके भी अवशेष मिले। तो अवशेष कैसे मिले, मतलब हल तो नहीं मिला, क्योंकि वो लकड़ियों के बने होते थे, तो वो क्या हो गए, सड़ गल गए। लेकिन उससे बने हुए खिलौने, जो बच्चे के लिए खिलौने बनाए जाते थे हल जैसे, वो इनको मिले हैं। तो जिससे इनको पता चलता है कि उस समय में हल का प्रयोग फसल उगाने के लिए किया जाता था। तो
तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि हल के आकार के खिलौने मिले। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आदि पालते थे और बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, मछलियां इनका मुख्य स्रोत था, और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो इस तरह से भोजन का इनका प्रबंध होता था। इसके बाद जो गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर इनको मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? यह कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे बसा था। यह नगर 2 की जगह 3 भागों में विभक्त था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। कैसी दीवारें थी? ऊंची ऊंची दीवारें थी और पत्थर की बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े द्वार बने थे। इसके साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदे हुए अभिलेख भी मिले हैं। संभवतः हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनको क्या मिले हैं? खुदे हुए अभिलेख भी मिले हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। अब लोथल के बारे में पढ़ते हैं। तो लोथल में यहाँ पे बता रहा है कि गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ है और यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ जो लोथल में पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी चीज़ें बनाई जाती थी, जो कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से ही सारी चीज़ें तैयार होकर जाती थी। इसके साथ ही यहाँ पर इस नगर में क्या था कि भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंद, जो कि कैसे बनी होती थी? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप से। गीली मिट्टी से गीली मिट्टी पर लगाकर ये छाप लगाते थे, जिससे इससे क्या कहते थे? मुहरबंद इनका बनता था। इस तरह से मुहर लगाते थे और ये इनका अवशेष इनको मिला है। इसके साथ ही यहाँ पर जो लोथल में एक बड़ा तालाब भी था। संभवतः यह बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मिले हैं? भंडार गृह भी मिले हैं। तो जो यहाँ पर सामान उतारा या चढ़ाया जाता होगा, आयात और निर्यात होता होगा, तो उसके भंडारण के लिए वहाँ पे भंडार गृह भी बनाया होगा। इसीलिए वहाँ से भंडार गृह का अवशेष मिला है। इसके साथ ही यहाँ पर जो एक इमारत मिली, जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। तो एक इमारत मिली यहाँ पर, जहाँ पर किन चीज़ों के अवशेष मिले? मनके बनाने के अवशेष मिले। जैसे इनको यहाँ पर मिले पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले। तो यहाँ कुछ तैयार बने हुए जो है मनके मिले और कुछ आधे छिदे बने हुए मनके मिले। तो इससे यहाँ पे इनको पता चलता है कि यहाँ पर इन चीज़ों को बनाया जाता था, मनके बनाने का काम यहाँ पर होता था। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथि है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हड़प्पा नगर का अंत 3900 साल पहले हुआ और मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले हुई थी और अन्य नगरों का विकास, जैसे गंगा नदी इत्यादि के आसपास के नगरों का विकास 2500 साल पहले हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उसमें भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।